Hi students, welcome to Naryal English classes. Today we are going to discuss the question answer of the lesson Lost Spring by N.S. Jung. So let us discuss all the textual question of this lesson. Question number one is, what is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where he has he come from? मतलब इसका ये हो गया कि साहिब जो है वो कचरे में क्या देख रहा है, वह कौन है और कहाँ से आया है। तो साहिब के बारे में हमें पता है कि वो एक तो रैग पिकर का काम करता था और बांग्लादेश से उसका परिवार आया हुआ था और दिल्ली में अब वो रह रहा था। तो इट्स आंसर विल बी, he is looking for some silver coin or currency note. It is no less than gold for him. मतलब वो सिल्वर कॉइन या कोई बहुमूल्य चीज उसमें ढूंढ रहा है और ये उसके लिए सोने से कम नहीं होगा। He lives in सीमापुरी। ये इसका आंसर हो गया कि where is he, मतलब he is now in सीमापुरी and he has come from बांग्लादेश। इस पार्ट का हो गया आंसर कि where has he come from, तो आप लिखेंगे he has come from बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर, कि जो बच्चे शूज नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव जो रहते हैं, उनके लिए लेखिका क्या कहती है। द आंसर इज, शी सेज दैट द चिल्ड्रन आर टू पुअर टू हैव एनी शूज, कि बच्चे इतने गरीब हैं कि उनके पास जूते नहीं हैं। एंड इट कुड आल्सो बी ए ट्रेडिशन अमंग देम टू गो वेयर फुट, और नंगे पाँव रहना ये उनका एक रिवाज भी हो सकता है, उनके बीच एक ये प्रथा भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो इसमें ये बताना है हमने कि क्या साहिब जो है वो टी स्टॉल पे काम करके खुश है। तो हमने पढ़ा था ये कि साहिब ही वॉज ए रैग पिकर, वो एक कबाड़ी का काम करता है, लेकिन जब वो चाय के स्टॉल के ऊपर काम करता है तो क्या वहां पर खुश है, तो वो वहां पर खुश नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इट्स आंसर इज नो, ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, वो वहां पर काम करके खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, इट मीन्स कि ही इज नॉट इंडिपेंडेंट नाउ, नाउ ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा वहां पर, क्योंकि ही हैज टू वर्क अंडर समवन, दैट इज द ऑनर ऑफ द टी शॉप। So next question is, what makes the city of Firozabad famous? It is about the second part of the lesson uh, about मुकेश। So ये जो क्वेश्चन है कि जो फिरोजाबाद शहर है उसको कौन सी चीज़ जो है वो फेमस बनाती है। तो हम जानते हैं कि फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए जाना जाता है। सो इट्स आंसर इज, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का बिल्कुल केंद्र है, सेंटर पॉइंट है जहाँ पर शीशे के उद्योग हैं। बिकॉज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, सो इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी कि जो शीशे के उद्योग में जो काम किया जाता है उसके क्या नुकसान है। हैजर्ड्स मीन नुकसान, खतरा। Its answer is, men have to work in dingy cells without air light, without air and light। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर जो आदमी काम करते हैं उनको एक तो अंधेरी कोठरियों में काम करना पड़ता है, डिंजी सेल्स मतलब जिसमें ना लाइट का प्रोविजन है ना एयर का प्रोविजन है। सो दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वो अपनी आंखों की रोशनी जो है उसको गवा बैठते हैं और उनकी आंखों की चमक खो बैठते हैं। दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, कि चूड़ियाँ बनाने के लिए जो चूड़ियों को चमकाने के लिए जो पॉलिश का इस्तेमाल होता है उससे निकलने वाला जो डस्ट है वो भी उनको अंधा बना देता है। सो दिस इज द हैजिड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मुकेश का जो है वो अपने परिवार से अलग एक दृष्टिकोण कैसे है, उसका नजरिया अलग कैसे है, जो उनकी स्थिति है। तो वहां पर ये है कि उसका परिवार तो फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद इज वेल नोन फॉर मेकिंग बैंगल्स। तो मुकेश जो है वो बैंगल मेकर का काम नहीं करना चाहता, लेकिन वहां पर बैंगल मेकर बनना पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो मुकेश का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो द आंसर इज, मुकेश वांट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स।
वो अपने परिवार की जो प्रथा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है कि हर कोई जूड़ी बनाने का ही काम करेगा, तो उस जो ट्रेडिशन है उसको वो तोड़ना चाहता है। ही वांट्स टू ब्रेक दैट ट्रेडिशन एंड ही वांट्स टू बिकम अ कार मैकेनिक। और वो एक बैंगल मेकर ना बन के एक कार मैकेनिक जो है वो बनना चाहता है। तो इस तरीके से वो कुछ हटकर कर रहा है, तो उसका जो एटीट्यूड है दैट इज डिफरेंट देन हिज फैमिली मेंबर्स। What could be some of the reason for the migration of people from village to cities? अब माइग्रेशन का मतलब होता है स्थान जो है स्थान बदलना। तो जो शहरों से लोग गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं, तो उनके इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं कि वाई दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू द सिटीज? द आंसर इज देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे बाय फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार। तो जो उनके घर और खेत जो थे वो तूफान की वजह से अ, तबाह हो गए तबाह हो गए थे। दे हैड नथिंग टू डू, दे हैड टू लीव देयर होम्स एंड कम टू द सिटीज। इस करके उनके पास करने को कुछ काम रहा नहीं, तो इसी वजह से उन्हें शहरों में आना पड़ा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि अ, जैसे हम बात करते हैं बड़े शहरों की, तो बड़े शहरों में इजीली जो है वो रोजगार लोगों को मिल जाता है इन कंपैरिजन टू द विलेजेस। दैट इज व्हाई द पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द सिटीज। So next question is, would you agree that promises made to the poor children are rarely kept? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? तो इसमें क्या आप सोचते हैं, ऐसा सोचोगे कि जो गरीब बच्चों के साथ जो वायदे किए जाते हैं उनको बड़ी मुश्किल से पूरा किया जाता है। रेयरली केप्ट, रेयरली मीन कभी कभार ही मतलब। तो ये जो घटना है वो इस जो लेसन में हमने पढ़ा है, इसमें आप कैसे इसको रिलेट करेंगे? तो द आंसर इज promises made to the poor in respect of their children are rarely kept। मतलब जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए जो वायदे किए जाते हैं वो तो कभी कभार ही पूरे होते हैं। इट इज बिकॉज द पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसका कारण ये हम कह सकते हैं कि जो लोग जो हैं दैट द पुअर पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इट मीन्स कि दे आर नॉट यूनाइट, वो इकट्ठे नहीं है। एंड कैन नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। और जब आदमी यूनाइट नहीं होगा तो वो किसी के ऊपर अपना प्रेशर भी नहीं डाल सकता है। सो दे कांट पुट एनी प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर डिमांड्स। तो यही कारण है कि उनके वायदे जो है वो मुश्किल से ही पूरे होते हैं। वट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? कंस्पायर का मतलब होता है कोई षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र करना। तो ऐसी कौन सी जो ताकतें हैं जो फिरोजाबाद में गरीबों को अ, चूड़ियां बनाने के लिए वादे करती हैं? पॉवर्टी मीन गरीबी। तो इसका कारण तो स्पष्ट है कि जो फोर्सेस बताई थी कल कल मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें यही था कि देयर आर टू main circle in the society. One is the circle of poor people and other is of the rich people, that is vicious circle। तो उसकी हम बात करें तो उसमें दे इंक्लूड साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। सो दीज आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी ऑफ द पुअर पीपल। तो ये इसका आंसर होगा कि यही जो लोग हैं जो गरीबों के लिए उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? मतलब आप अपनी अपनी राय रखो, आपकी राय में मुकेश का स्वप्न जो है वो कैसे पूरा हो सकता है? तो मुकेश जो था ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए? तो इट्स आंसर इज he can realize his dream by working at some garage and learning the job of a motor mechanic। तो अगर उसने अपना स्वप्न पूरा करना है तो उसको गैरेज में काम करना चाहिए और मोटर मैकेनिक वहां पर उस काम को सीखना चाहिए। तो ओनली देन ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम। देन देयर आर सम अदर क्वेश्चंस which are important।
So let us discuss these questions also. Who was Sahib? What was his full name? What was the irony about his name? मतलब ये है कि साहिब कौन था, उसका पूरा नाम क्या है, उसके नाम के साथ विडंबना क्या है। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, मतलब नाम के विपरीत उसका क्या मीनिंग है। सो हुआ साहिब, हम कहेंगे कि ही वॉज अ पुअर रैग पिकर। साहिब वॉज अ पुअर रैग पिकर। व्हाट वाज हिज फुल नेम? His full name was Sahib Alam. And the third part, what was the irony about his name? So his name was Sahib Alam, but the irony with the name is that the poor boy had not even shoes to wear. तो इसके साथ व्यंग्य यही था उसके नाम के साथ कि है तो वो साहिब आलम यानी कि पूरी दुनिया का मालिक, लेकिन पहनने के लिए उसके पास जूते तो है नहीं। तो दिस इज द आयरनी अबाउट हिज नेम। देन सेकंड क्वेश्चन जो है वो, व्हाट इज साइड लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो दिस वी डिड अर्लियर दैट he was looking for anything which is valuable for him, and he is from uh, he has migrated from Dhaka, and he is now living in the Simapuri area of Delhi. Then next question, how did Sai feel working at the tea stall? What did he get there? So he didn't feel good working at the tea stall. वहाँ उसको काम करके अच्छा नहीं लगता है, because he got only 800 rupees for this. Then the mention the hedges of working in the glass Bengal industry. ये पहले भी हमने किया क्वेश्चन, लेकिन that was a short answer type question. Sometimes it appears in the examination as a long answer type question. अगर long answer type question आ जाता है तो इसमें आप फिरोजाबाद का जो एरिया है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री उसको भी डिस्कस कर लेंगे। देन द जो हैजर्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री उसको भी आप इसमें कंबाइन करके लिख देंगे, तो इट विल बी अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट। देन राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द टोन ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो टोन है उसके ऊपर आपने एक नोट लिखना है, तो उसको सारी को एक ब्रीफिंग देनी है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि यू कैन रेट द एपिसोड ऑफ मुकेश, you can discuss the area of Firozabad, you can discuss the problems of poor people, you can discuss the two vicious circle and सर्कल ऑफ पुअर पीपल। तो इसमें आप वो सारा इंक्लूड कर सकते हैं। देन व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, आंसर द क्वेश्चन इन 100 to 125 वर्ड्स। इसमें मतलब कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस है जो लोगों को मजबूर करती हैं कि वो गरीब रहें। तो इसमें हमने किया था कि these forces are policemen, bureaucrats, and politicians, big politicians. They exploit the poor peoples. So you can add all these things in the answer of this question. So it was whole about the second lesson. I hope you will like this video. Thanks for watching. Thank you.